जैसा कि आप सबको पता ही है, ठीक है, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अब जैसे सभी को पता ही होगा, आपका अभी बोर्ड एग्जाम हुआ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। इस हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से एग्जाम बनने आ रहे हैं और किस किस तरीके से इस बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज। तो एक मिनट, हाँ, तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वो बेस्ट क्वेश्चंस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। और उन टॉपिक से हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो इस साल 2024 में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी इन क्वेश्चंस को करके जाना आपके लिए बहुत मस्ट है। इनको करके जाने से ही आपकी तैयारी क्या होगी, बिल्कुल 100% हो जाएगी। और अश्योरिटी है कि आप एकदम बेहतरीन, बहुत बढ़िया स्कोर करके आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप से और क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप सबको पता है, देखो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि चैप्टर में किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैटर करता है एक्चुअल में कि किस चैप्टर में किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है और कितनी है। तो अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 अगर रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करें तो अगर हम चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करें तो यहां से बहुत ज्यादा बार 1 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, यानी यहां से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है या तो वो 1 मार्क्स का आता है या फिर 3 मार्क्स का। अब वो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, चलिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं, जरा आप एक बार कोशिश कीजिए। इफ A1, A2 belongs to R and A2, A1 belongs to R, यानी एक कंडीशन है कि अगर A1 और A2 दो नंबर्स है, ठीक है, पेयर्स है, A1 और A2 का पेयर है और वो किसी रिलेशन में है। यहां पे ये R किसको डिफाइन कर रहा है, एक रिलेशन को, और उसका अपोजिट A2 और A1, ठीक है, भी रिलेशन में है, देन इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका एमसीक्यू बन सकता है। अब आपके 4 ऑप्शंस दे देंगे। अब इस तरीके के एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है आपका कंडीशन बेस्ड कि इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक। यानी आपकी इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक। यानी आपका पहला क्वेश्चन रिलेशन के ऊपर कंडीशन पर भी बन सकता है। तो अब अगर कंडीशन की बात कर ही रहे हैं तो सारी कंडीशंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक होती है रिफ्लेक्सिव, एक क्या होती है, रिफ्लेक्सिव, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है आपकी ट्रांजिटिव। अब किसी भी रिलेशन को प्रूफ करने के लिए आपको इन 3 कंडीशंस का पता होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर मैं बात करूं खाली रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव क्या है कि अगर 2 सेम एलिमेंट्स का पेयर रिलेशन में मौजूद है, हर एक एलिमेंट का होना चाहिए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट 1 और 2 हैं, तो एक्चुअल में 1 का पेयर भी होना चाहिए सेम, और सेम 2 का पेयर भी होना चाहिए, तभी माना जाता है। ठीक है, तो यानी दोनों पेयर्स मौजूद होने चाहिए, किसी एक का नहीं। यानी डोमेन में जितने आपके एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब के आपका रिफ्लेक्सिव पॉसिबल होना चाहिए, सबका रिफ्लेक्सिव पॉसिबल होना चाहिए, तभी कहा जाता है कि एक्चुअल में वो पूरा का पूरा रिलेशन कैसा है,
रिफ्लेक्सिव है। तो पूरे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव करने के लिए आपकी दोनों मतलब सारे डोमेन के एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। अब सिमेट्रिक की क्या कंडीशन आती है? तो सिमेट्रिक की कंडीशन आती है, ठीक है, इसे हटा देते हैं एक मिनट। तो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन आती है कि अगर a, b किसी रिलेशन में है तो उनका रिवर्स b, a भी उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। इसी कंडीशन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। और ट्रांजिटिव के लिए आप कंडीशन पढ़ते हैं कि अगर a, b रिलेशन में है, b, c रिलेशन में है, तो a, c भी किस में होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। तो ये कंडीशन आप किसके लिए पढ़ते हैं? ट्रांजिटिव के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये दोनों की दोनों कंडीशंस आपकी गिवन होती हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में ये गिवन इनकम्प्लीट है, यानी ये कंडीशंस जो आपकी दोनों लिखी हुई हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, उस केस में भी इसको ट्रांजिटिव ही माना जाता है। मतलब अगर एक कंडीशन कोई इनकम्प्लीट रह भी गई, तब भी एक्चुअल में हम इस रिलेशन को इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव ही कहेंगे। और इसी तरीके से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, ठीक है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, इतने आप इसे देख लें, पढ़ लें किस तरीके से है। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आया था आपका, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इफ n रिलेशन m, यानी एक एलिमेंट n है जिसका रिलेशन किसके साथ है? m के साथ है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है n डिवाइड्स m, n डिवाइड्स m, ठीक है। यहां पे यानी इन्होंने रिलेशन को डिस्क्राइब कर दिया कि रिलेशन है n डिवाइड करता है m को। आगे कंडीशन क्या दी कि जो n और m है ये दोनों नेचुरल नंबर्स से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? दोनों नेचुरल नंबर्स से। अब आपसे कहा है देन, अब आपको यहां 4 ऑप्शंस लिख देगा। ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्सिव, बी सिमेट्रिक, सी ट्रांजिटिव, और डी हम वो बना लेंगे जो एक्चुअल में आंसर होगा। यानी अगर इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शन आंसर हुआ तो हम उसे लिख लेंगे। यानी मेन काम हमारा क्या है? सॉरी, ठीक है। तो मेन काम हमारा क्या है? यानी इसे पहले चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है और कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो एक एक करके आपको सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए आप चेक करोगे n डिवाइड्स n, क्योंकि उसके लिए तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, n रिलेशन n देखा जाएगा। n डिवाइड्स n, अब आपको पता है दोनों नंबर सेम है, ये भी n ही है और ये भी n ही है, तो ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब कह रहा है n डिवाइड्स m, सिमेट्रिक के लिए n किसको डिवाइड कर रहा है? m को। तो इसका उल्टा n को कौन डिवाइड करना चाहिए? m। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं यहां देखूं तो 2/1 तो डिविजिबल है, लेकिन इसका उल्टा 1/2 डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन सिमेट्रिक के लिए लागू नहीं होती, ठीक है। 1 और 2 जबकि दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, उसने पहले कहा था ना n और m दोनों नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, तो यानी ये कंडीशन सिमेट्रिक के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर अगर आप तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव चेक करें इसमें, तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर m को डिवाइड n से किया जाए और n को डिवाइड o से किया जाए, तो इनकी कंडीशन m o से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट ले लो, m n o, जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक है। यहां पे आप 2 ले लो, यहां पे आप 1 ले लो, यहां पे आप
1 लोगे तो यहाँ पे आपको 1 ही लेना पड़ेगा, तो वहां देखोगे तो 2/1 बन रहा है जो कि डिविजिबल है। ठीक है, यानी आप एलिमेंट्स को लेके भी चेक कर सकते हो, वरना वैसे भी सोच सकते हो अगर कोई नंबर है वो एक नंबर से डिविजिबल है और उसके नीचे का एक और नंबर है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है ना कि वो नीचे वाला जो होगा वो सबसे ऊपर वाले को डिवाइड कर देगा। एक तरीके से चेन बन रही है, जैसे 4 है, 2 है और 1 है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो सीधा सीधा है ना कि ये इसको डिवाइड कर ही रहा होगा। ठीक है, सीधी सीधी तो बात हो रही है। तो ट्रांजिटिव यही तो कहता है कि इसने इसको डिवाइड करा, इसने इसको डिवाइड करा, तो ये इसको करेगा या नहीं करेगा। तो देख लो आप 1 4 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो मतलब ये दोनों है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर से एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि आपका इनमें से कौन सा एमसीक्यू सही हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसी के साथ आगे बढ़े तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है, चलो, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और किस तरीके से आपसे इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां एमसीक्यू में करते हैं। एमसीक्यू कर पाना अब तक का टफेस्ट पार्ट देखा जा रहा है, यानी ये देखा जा रहा है कि जो सबसे मुश्किल आ रही है ना, देखो लॉन्ग क्वेश्चन सबको पता है, सारे टीचर्स जानते हैं कि भैया फिक्स टॉपिक्स हैं, ये इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, और ज्यादातर बोर्ड उन्हीं में से बार बार रिपीट करके लॉन्ग क्वेश्चन लगा भी देती है। बट इस बार जो गेम है, इस बार गेम चेंजर दो ही चीजों पे टिका हुआ है, आपके एक एमसीक्यू और दूसरी केस स्टडी। अगर आपकी इनकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन है, ठीक है, और बाकी आपने पढ़ा हुआ है सारा, तो आप 100 में से 100 का पेपर करके आएंगे, ये गारंटी है। तो इसके लिए आपको क्या है, एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर तो वो ही लेके बैठे हैं, और वहां कहीं भी छोटी मोटी गलतियां हुई तो सीधा नंबर घटते चलेंगे। चलो, इसलिए एमसीक्यू पे बहुत ध्यान देना और बहुत ध्यान से समझना कि किस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है, या कैसे कैसे किया जाता है, या उनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इस तरीके का क्या बार बार रिपीट होके यही आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा देते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑफ सेट ए, और इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, बस इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि आपको, और ज्यादातर तो यही क्वेश्चन देखा गया है कि आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं सेट ए में, और जबकि सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। तो जब भी 3 एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर हैं, तो आपको ऐसे करके ऑप्शंस दे देगा डिफरेंट 1 2 3 5। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा और आपसे कहेगा कि बताओ इसके अंदर टोटल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मेरे हिसाब से आप सबको याद भी होना चाहिए कि जब 3 एलिमेंट्स होते हैं तो उन 3 एलिमेंट्स के टोटल कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं, तो उन 3 एलिमेंट्स में से टोटल 5 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जा रहा है और बार बार इसी को देखा जा रहा है, ज्यादातर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि इसके टोटल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, टोटल 5। जब 3 एलिमेंट्स होते हैं तो उनके टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए 5। अब बाकी और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस ना आपको आने चाहिए। हर टाइप का मैं कोशिश करूंगा आपको, जो बोर्ड एग्जाम ज्यादातर पूछती है उस तरीके का हर एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको कराता चलूं साथ साथ, ठीक है। आपको भी उनकी अच्छी प्रैक्टिस करते चलना है। किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अगर चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं बीच बीच में देखता रहता हूं, तो आप पूछ सकते हैं। अब एक आता है नंबर ऑफ 1 फंक्शंस पर क्वेश्चन।
अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का फॉर्मूला होता है m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। तो ये नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का फॉर्मूला होता है m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। यानी अगर आपसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस पूछे जाएं, ठीक है, कितने बन सकते हैं, तो आप इससे निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, इफ सेट A has 6 elements and set B has 3 elements, then find the number of one functions। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अगर किसी सेट A में 6 एलिमेंट्स है, सेट B में 3 एलिमेंट्स है। अच्छा, एलिमेंट्स ना देके आपको सेट B दे सकता है, तो उस सेट में काउंट कर लेना कितने एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट A में, एक मिनट, हेलो बताइए। हाँ जी, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। पढ़ा रहा था। चलो भाई, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बार बार आप देखोगे आपके सैंपल पेपर्स में भी जनरली आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n का फैक्टोरियल। यानी आप m ये हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A के, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए सेट B के। तो आप क्या लगाएंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4, तो यानी हो जाएगा 120। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि उस सेट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस हैं। अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस के बाद जहां से आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, इसके बाद आता है नंबर ऑफ फंक्शंस। कभी भी आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं तो वो होता है m की पावर n। यानी अगर आपको ये पता करना है कि टोटल उसके अंदर, ठीक है, n की पावर m कर लो, n की पावर m, टोटल उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फंक्शंस है, तो आप फॉर्मूला लगाते हैं n की पावर m। अब n की पावर m का मतलब क्या है, किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन जनरली इस तरीके से आता है, फाइंड द नंबर of functions from set A 1, 2, 3, 4, find the number of functions from set A to set B। यहां पे कोई सेट हो रहा है A और B, A और B दो हैं, वो दोनों सेट हो गए हैं। ओके, ठीक है, क्या ले लेते हैं, P कोमा G, चलो जी, क्या ले लेते हैं, P कोमा G, ठीक है। तो यानी हमने ले लिया कि सेट A और सेट B के बीच में हमें बताने हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट आपको एक बात बताई कि A के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो M की वैल्यू, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, और B के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो N की वैल्यू, 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला होता है n की पावर m, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ फंक्शंस है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके कितने हैं, 16। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं।
बाकी इसके अलावा जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस तरीके से ही पूछे जा रहे हैं नॉर्मली, कि आपको कोई रिलेशन दे दिया, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो पूछे जा रहे हैं वो इस तरीके से पूछते हैं कि कोई रिलेशन दे दिया 1,3, 2,3, 3,2 और यहां लिख देंगे ये बताओ क्या क्या है, ठीक है। ABCD करके लिख देंगे और कह देंगे बताओ इन चार ऑप्शंस में से ये क्या क्या है। क्या क्या लिख देते हैं कि बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और क्या कह सकता है, कह सकता है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है या खाली ट्रांजिटिव है। इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शंस दे देगा और कहेगा बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, या फिर ऐसे करके ऑप्शन ई दे देगा जैसे नन ऑफ दीज, कि इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे देगा। आपको चेक करना है कि वो रिलेशन एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 1-1 पेयर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक के लिए 1-3 है 3-1 नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, 1-3 है 3-2 है लेकिन 1-2 नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। इसका मतलब एक्चुअल में ये इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो आप ऑप्शन ई टिक कर देंगे, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यू बहुत पूछे जा रहे हैं और बन रहे हैं। इस तरीके से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और किस टाइप का क्वेश्चन आपका बन के आ रहा है, रिलेशन डिफाइन करके भी दे रहे हैं, a, b सच दैट मोड a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2। फिर क्या दे रहे हैं बताओ इस तरीके का जो रिलेशन है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है या इक्विवेलेंस। अब जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा उन्हें पता होगा मोड a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, मोड a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर उसको मद्देनजर रखते हुए सोचा जाए तो मोड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 जो था वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिविजिबल भी कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन ही होना चाहिए। तो इस तरीके से कई बार आपको ये लॉजिक भी लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, किस तरीके के पैटर्न पर ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से रिलेशन डिफाइन करके भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे जा रहे हैं। तो एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है। और किस तरीके के एमसीक्यू इससे बन सकते हैं, तो और इससे बन सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू जिस तरीके के बन सकते हैं वो फंक्शन से भी बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस, और ये मैंने बता ही दिया है कि इस तरीके का एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें से चांसेस है इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 ही टॉपिक्स आपके पास बचते हैं भाई। या तो वो दे सकते हैं कि रिलेशन चेक करो, लैंग्वेज का क्वेश्चन दे देंगे, या यहां से बना देंगे 1-1-2 का। या तो कोई फंक्शन दे देंगे, कहेंगे कि भैया उसमें 1-1-2 चेक कर दो, या फिर वो क्या कहेंगे कि भैया एक इधर क्वेश्चन देके कि बता दो कि ये जो रिलेशन है ये किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कुछ है या नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो रिलेशंस के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, तो जैसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, a, b के अंदर कोई रिलेशन है सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब, और जबकि a और b दोनों रियल नंबर्स हैं। इस तरीके का रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आप जानते ही हो। और किस तरीके का क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, और एक इस तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक रिलेशन दिया है L1, L2 में, और L1 इज परपेंडिकुलर टू L2।
इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। जबकि L1 L2 कोई लाइंस है, इधर क्या बन सकता है, इधर आपको फंक्शन दे देंगे कि भैया एक फंक्शन है 4x माइनस 3 और कहां से कहां जा रहा है, ये फंक्शन भैया नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स तक जा रहा है, कह देंगे बताओ ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे ज्यादा इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा जो चांसेस हैं वो इस टॉपिक से आने के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो सिंपल है, उन्हें तो हर टॉपिक को बराबर कंसिडरेशन करना ही करना है। तो एक्चुअल में ध्यान रखना कि अगर एमसीक्यू उन्होंने इधर से लगा दिए ना तो 3 नंबर का क्वेश्चन इधर से आएगा, और अगर इधर से 3 नंबर का क्वेश्चन इधर से एमसीक्यू आ गए तो 3 नंबर का क्वेश्चन रिलेशन से आने वाला है। तो उन्हें तो हर चीज को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। बोर्ड का पैटर्न का जो बोर्ड पेपर बनाती है वो हर चीज को ध्यान में रख के ही बनाती है। तो आपको भी ये सारी ही चीजें ध्यान में रखनी है। अब 1 1 ऑन 2 कैसे करते हैं? तो 1 1 ऑन 2 करने के लिए आप पहले क्या चेक करते हैं, 1 1 के लिए आप कंडीशन लेकर चलते हैं कि भैया fx1 किसके बराबर होना चाहिए, fx2 के। fx1 किसके बराबर होना चाहिए, fx2 के। अब fx1 fx2 के बराबर होना चाहिए तो 4x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 4x2 माइनस 3। माइनस 3 से माइनस 3 कट जाएगा, 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कट जाएगा, x1 बराबर x2। और जब भी x1 और x2 बराबर आ जाते हैं तभी हम कहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है? तो एक्चुअल में ये 1 1 टाइप का फंक्शन है। और बाकी इसमें से कैसे, बाकी ऑन टू चेक कर सकते हो आप। ऑन टू के लिए आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसे y मान लो, 4x माइनस 3। अब यहां से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू चाहिए तो प्लस के माइनस के 3 इधर आके प्लस के 3 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई के 4 यहां पे आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब ये एक कंडीशन आ गई आपकी, और इस कंडीशन में आपको पता है कि x भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और y भी एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने ये पहले ही डिफाइन कर दिया कि फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स में जा रहा है। तो अगर फंक्शन पहले से ही डिफाइन है तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को करना है। तो अब यहां पे हर y को नेचुरल नंबर रखने पे क्या x नेचुरल नंबर बनेगा? तो आप कह सकते हो नहीं, क्योंकि अगर y को 2 रखा जो कि नेचुरल नंबर है तो x हमारा 5/4 बनेगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। इसका मतलब ये इस कंडीशन के लिए ऑन टू नहीं है। तो मतलब ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो 1 1 ऑन टू के लिए कि कौन 1 1 है, कौन ऑन टू है और कौन नहीं है। अब इन सारी चीजों के अलावा जो इधर से आपका एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें आपको तीनों कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक की भी और ट्रांजिटिव की भी। सेम इसमें करना पड़ेगा, बट इसमें क्या होता है ना, रिफ्लेक्सिव चेक करोगे जब आप, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से चेक करना, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, L1, L1 यानी L1 इज पैरेलल टू L1। अब कोई लाइन खुद के पैरेलल, तो वैसे मैं आपको एक्चुअली बता दूं हर लाइन खुद के पैरेलल ही होती है। किसी भी लाइन के बारे में अगर आप बात करें, ठीक है, किसी भी लाइन के बारे में आप डिस्कस करें तो हर लाइन एक्चुअल में पैरेलल ही होती है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं। तो ये कंडीशन ट्रू है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जो रिलेशन है आपका, ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। उसी तरीके से आप सिमेट्रिक चेक करेंगे तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के भी पैरेलल होगी। भाई जब ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल ही कहलाएगी, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि अगर L1 L2 के पैरेलल ये हमें गिवन है और हमें चेक करना है L2 L1 के पैरेलल। तो जब L1 L2 के पैरेलल है ऑलरेडी, तो भाई देखो ये दो लाइंस है सपोज। अब मैं कहूं मेरा नीचे वाला हाथ ऊपर वाले के पैरेलल है, या मैं कह दूं ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ के पैरेलल है, बात तो एक ही रहेगी ना। और बात एक ही रहेगी तो इसका मतलब ये कंडीशन सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करना, ट्रांजिटिव एक्चुअल में ये नहीं बनेगी या बन जाएगी। L1 जिसके पैरेलल एक लाइन L2 है, ओहो क्वेश्चन परपेंडिकुलर का था, मैंने पैरेलल चेक कर दिया,
चलो कोई बात नहीं, पैरेलल कर लेते हैं। और L2 के पैरेलल L3 है, तो क्या L1 और L3 पैरेलल हैं? तो हाँ जी हैं पैरेलल, तो ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बस ये आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने हैं, इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि कैसे इसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके लिए भी डिस्कशन करा देंगे हम आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन बन सकते हैं, या इतने टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो इन बातों का जरा ध्यान रखिएगा अच्छे से कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आपके इन चैप्टर्स से बन सकते हैं। और किसी का इस चैप्टर को लेकर अगर कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है, वो आपको करा दिया जाएगा। वैसे इस चैप्टर से इतने ही टॉपिक्स का बन सकता है। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स में से आपको इस चैप्टर से आएगा, जो भी एग्जाम में आएगा वो इन्हीं टॉपिक्स से होगा। ठीक है, तो यहां हमने आज एक चैप्टर का डिस्कशन पूरा कर लिया। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस का। तो इसी के साथ आज आपका ये चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो सकता है कि आप रिलेशन और फंक्शंस को कैसे करेंगे। ठीक है, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें आने चाहिए। अब आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि अगर आपको ये सारे आते हैं तो इसका मतलब ये आपका चैप्टर पूरा 100% तैयार है, और अगर नहीं आते हैं तो आप आज समझ के इन्हें कंप्लीट कर लीजिए और आपके चैप्टर की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके जी। चलो तो फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।